हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस यूनिट में जो हमारा सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आज हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट इसको पढ़ने से पहले आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए दैट वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे हम लोग जीरो लॉ के बारे पढ़े थे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इवन इफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इन हायर स्टडीज वी ऑल्सो हैव टू डील विथ the third law of thermodynamics. Then first law of thermodynamics का पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो आप लोग को याद ही होगा कि दो सिस्टम अलग अलग रूप से एक तीसरे सिस्टम के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है तो सारा सिस्टम मिल के फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो अब इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट इफ heat is given to a system, if heat is given to a system, then this heat is absorbed, and it is equal to sum of increase in its internal energy, increase in its internal energy and external work done by the system, देखिए ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि यदि हम लोग किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, यदि किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो हीट है ये सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम को हीट दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another body, and the energy of whole system remains conserved, remains constant। तो यहाँ पर जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एब्जॉर्ब हीट होता है वो इक्वल होता है सम के, दो चीज़ का सम है, एक इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड एक एक्सटर्नल वर्क डन। बाहर से किसी सिस्टम को जब हीट दिया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है,
तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन, उस एनर्जी का उपयोग दो काम को करने के लिए होता है। सबसे पहला काम उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है और दूसरा काम एक्सटर्नल वर्क डन करना है। पहला उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है और दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन करना है। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और जो डी डब्ल्यू होता है वो पी डी वी के बराबर होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ से जो डी क्यू है बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। अब ये डी क्यू क्या है? डी क्यू है आपको अमाउंट ऑफ हीट गिवन, अमाउंट ऑफ हीट गिवन डी क्यू। जो डी यू है, डी यू ये है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, और ये जो आपका पी डी वी है ये है एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये हम लोग जो अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ डी क्यू, और जो यू है वो बता रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और जो पी डी वी है, पी डी वी है वो बता रहा है एक्सटर्नल वर्क डन को। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। अब इसमें वर्क डन करना कहाँ पड़ता है? तो वर्क डन करना पड़ता है सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम है जिस पर गैस कंटेन है उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। तो लिखेंगे कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाय वर्क डन इन increasing the volume of the gas is
गिवन बाय, इसके लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ये स्मॉल वर्क डन को बताता है डी डब्ल्यू, और जो आपका पी डी वी है उसमें जो पी है वो प्रेशर है एंड डी वी is the change in volume, or we can say that the increase in volume। तो डी डब्ल्यू बराबर आ गया पी डी वी। अब इसके बाद आगे ये तो स्मॉल वर्क डन को शो कर रहा है। मान लीजिए यदि टोटल निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2 is given by, total work done to increase the volume from V1 to V2 is given by integration of dW is equal to integration of P dV, integration of dW is equal to integration of P dV। यह हो जाएगा लिमिट V1 से V2, V1 से V2, और वर्क डन का लिमिट हो जाएगा 0 से W। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dw का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा w, p बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dv लिमिट हो जाएगा V1 से V2। W इज इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dv, लिमिट हो जाएगा V1 से V2। अब इसके बाद अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन होगा। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए जब डिफरेंट वर्क डन होगा तो देन उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग चेंज कैसे होता है उसको देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम चेंजेज बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बताता है कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो
तो इसके लिए फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो PV बराबर RT। इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो देन PV बराबर RT। तो फॉर्मूला होता है आपका PV बराबर nRT। तो उसमें PV बराबर RT, n का वैल्यू 1 तो PV बराबर RT ओनली P बराबर RT बाय V, ओनली P बराबर RT बाय V। ठीक है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं P dV बाई V लिमिट V1 से V2। इसमें आप इस इक्वेशन से चलिए, ज़्यादा आपको कंफर्टेबल पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dW लिमिट 0 से W P dV V1 से V2। तो जिस प्रकार dx का इंटीग्रेशन x होता है तो उसी प्रकार से dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और इसमें आपको लिमिट दिया हुआ है 0 से w, और ये है आपका V1 से V2। तो यहाँ लिख दीजिएगा RT बाई V, V1 से V2, और ये हो जाएगा dV। RT बाई V V1 से V2 इंटू dV। इसके बाद आगे R और T जो कि कांस्टेंट है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो W माइनस 0 इज इक्वल टू RT बाहर इंटीग्रेशन dV बाई V V1 से V2। अब ये हो जाएगा W, RT बाहर 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो 1 बाय v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v। तो यहाँ जो आपका dv बाई v है, जो dv बाई v है उसमें हम लोग देखेंगे कि dv बाई v आपको बता रहा है log v को। देन हियर w बराबर RT log v टू द बेस e लिमिट V1 से V2, log v लिमिट V1 से V2। ये आपका लोअर लिमिट है, वो आपका अपर लिमिट है। पहले हम लोग को अपर लिमिट को बैठाना है। तो W बराबर RT log V2 माइनस log V1 टू द बेस E, log V2 टू द बेस E माइनस log V1 टू द बेस E। अब लॉगरिथम का ये प्रॉपर्टी होता है, नेचर होता है कि यदि कभी भी log m माइनस log n होता है,
log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला log m बाय n होता है। और यदि यहीं पर यदि आपको log m प्लस log n है तो इसका फॉर्मूला log m इंटू n हो जाएगा। log m माइनस log n बराबर log m बाय n। यहाँ से सेम प्रॉपर्टी को यदि हम लोग लिखें तो w बराबर आर टी log v2 माइनस log v1 है, तो log v2 बाय v1 टू द बेस e, log v2 बाय v1 टू द बेस e। ये आपका आ गया वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यदि इसी चीज़ को हम लोग किसी और वे में लिखना चाहें, यदि सेम चीज़ को हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना चाहें तो वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखिए, तो इसमें लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम बॉयल्स लॉ pressure and volume are inversely related to each other, then लिख सकते हैं V is inversely proportional to P या P is inversely proportional to V। P is inversely proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए तो P बराबर K बाय V। K क्या है, कांस्टेंट है, तो P बराबर K बाय V। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या कह सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P बराबर K बाय V। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पी भी बराबर के। और ऐसे भी आइसोथर्मल प्रोसेस में ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दो सिस्टम के लिए यदि लेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पी भी बराबर के, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हो जाएगा P1 बाय P2 बराबर V2 बाय V1। P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। Pv इज इक्वल टू K, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो यदि आप उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा। तो देन यहाँ से व्हेन P एंड V इज इक्वल टू K, तो देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से you can write P1 by P2 is equal to V2 by V1। अब जहाँ आपके पास वर्क डन जो आया था वॉल्यूम के टर्म में W बराबर आर टी लॉग V2 बाई V1 टू द बेस E, उसमें आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें
इस वैल्यू को यदि हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे वहाँ, तो व्हाट वी विल हैव, W बराबर RT log, where there is V2 by V1 we will have P1 by P2, P1 by P2 to the base E log P1 by P2 आ रहा है, वहाँ आपका था V2 by V1, मतलब पहले V2 था फिर V1 था, यहाँ पहले P1 है और उसके बाद P2 आ रहा है। एक और चीज़ कि आप यदि चाहते हैं तो आप जो वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग, जो भी संख्या है वैल्यू है टू द बेस 10। अभी ये एक्सपोनेंशियल में है, आप उसको चाहें तो लॉग जो वैल्यू है टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जब आएंगे और यदि आपको वर्क डन निकालना है एंड रिस्पेक्टिवली यू हैव कंसर्निंग अबाउट द पैरामीटर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, देन यू विल हैव टू गो फॉर द P1 by P2, sorry V2 by V1, and when you are concerning about the pressure you will have to go through the formula RT log P1 by P2 to the base E। वॉल्यूम का यदि चेंज दिया हुआ है और वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो RT log V2 by V1 to the base E, और यदि प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो W बराबर RT log P1 by P2 to the base E। तो यहाँ तक हम लोग अभी देखें आइसोथर्मल प्रोसेस के कंडीशन में वर्क डन क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यदि एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, यदि कोई एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है तो उस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, जो ट्रिक है, जैसे PV बराबर K आया था इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में PV बराबर K आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में PV गामा इज इक्वल टू K आता है। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस का बात करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड देन आफ्टर हम लोग उसका वर्क डन को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।